नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य गोदान पिछले भाग से आगे का भाग 32। मिर्जा खुर्शीद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया था। निश्चिंत बैठना उनके स्वभाव में न था। यह काम क्या था? नगर की वेश्याओं का एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अय्याशी की थी और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घावों की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो वह प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शोक और दरिद्रता का भार हल्का कर सकते थे, मगर वह धन उन्होंने अय्याशी में उड़ाया। यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता। काश वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय में लगाया होता, सुकृतियों का कोष भर लिया होता, तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। यही उन्हें इसका वेदना में अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं, कोई उनकी मौत पर आंसू बहाने वाला नहीं। उन्हें रह रह कर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती थी। बसरे के एक गांव में जब वह कैंप में मलेरिया से ग्रस्त पड़े थे, एक ग्रामीण बाला ने उनकी तीमारदारी कितने आत्मसमर्पण से की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपये और आभूषणों से उसके एहसानों का बदला देना चाहा था, तो उसने किस तरह आंखों में आंसू भरकर सिर नीचा कर लिया था और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था। इन नर्सों की शुश्रूषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम, वह तन्मयता कहाँ, जो उस बाला की अभ्यासहीन अल्हड़ सेवाओं में थी। यह अनुराग मूर्ति कब की उनके दिल से मिट चुकी थी। वह उससे फिर आने का वादा करके कभी उसके पास न गए। विलास के उन्माद में कभी उनकी याद ही न आई भी तो उसमें केवल दया थी, प्रेम न था। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर, नम्र, शांत, सरल मुद्रा बराबर उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उससे विवाह कर लिया होता तो आज जीवन में कितना रस होता। और उसके प्रति अन्याय के दुख ने उस संपूर्ण वर्ग को उसकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गंदले तेज फेनिल प्रवाह में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थी। अब प्रवाह स्थिर और शांत हो गया था और रश्मियाँ उसकी तह तक पहुँच रही थी। मिर्जा साहब बसंत की शीतल संध्या में अपने झोपड़े के बरामदे में दो वारंगनाओं के साथ बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता पहुँचे। मिर्जा ने बड़े तपाक से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा हूँ। दोनों सुंदरियां मुस्कुराई। मेहता कट गए। मिर्जा ने दोनों औरतों को वहां से चले जाने का संकेत किया और मेहता को मसनद पर बैठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वह आपके मदद के बगैर पूरा न होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और ललकारते हुए जाइए। हाँ मिर्जा, बढ़े चल पट्टे। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की मदद की जरूरत न होगी। आपकी उम्र मुझसे ज्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी है और छोटे से छोटे आदमियों पर आपका असर डाल सकने की भी जो शक्ति आप में है वह मुझ में होती तो मैंने खुदा जाने क्या क्या किया होता। मिर्जा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयान की।
उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में ही वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती। और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाए तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हो। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफ़ी विचार किया था। उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचता है। इस बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया? रोजी के लिए और बहुत से जरिए हैं, मगर ऐश की भूख रोटियां से नहीं जाती। उसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक नहीं बदल दी जाए, इस तरह की मंडली से कोई फायदा ना होगा। मिर्जा ने मूछें खड़ी की। और मैं कहता हूँ कि यह महज रोजी का सवाल है। हाँ, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए वह एक कार और बंगले और खिदमतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता, और भी बहुत सी चीज़ें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी वह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता है तो उनका क्या कसूर है? डॉक्टर मेहता अगर जरा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्जा में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेर फेर है। पर बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य कहाँ। गर्म होकर बोले, मुआफ़ कीजिए मिर्जा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे वेश्याएं भी रहेंगी। मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे उसमें बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज़्यादा उनमें कभी न ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों में नाट्य करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कभी नहीं हो सकते। और यह भी मान ले कि वेश्याएं आपकी मंडली में अस्थायी रूप से टिक जाएंगी तो भी बाजार में उनकी जगह खाली न रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़े न चलेंगे, पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे लोग निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज्य बदस्तूर कायम है, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं आने पाई। मिर्जा को मेहता की हठधर्मी पर दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे। समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी? वह तो सदियों का मामला है। यहाँ तक क्या वह अनर्थ होने दिया जाए? उसकी रोकथाम न किया जाए? इन बालाओं को मर्दों के लिप्सा का शिकार होने दिया जाए? क्यों न शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए कि वह दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके? क्यों उस वक्त चुपचाप बैठा रह जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वाले और जिस तरह चाहे अपनी दौलत उड़ाए, मिर्जा जी को गम नहीं। शराब में डूब जाए, कारों की माला गले में डाल लें, किले बनवाएं, धर्मशालाएं और मस्जिदें खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की जिंदगी न खराब करें, यह मिर्जा जी नहीं देख सकते। वह रूप के बाजार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की अशरफियों पर कोई थूकने वाला भी न मिले। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों की पिकेटिंग होती थी, अच्छे अच्छे शराबी पानी पी पी कर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने मिर्जा की बेवकूफ़ी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी है जहां वेश्याएं नहीं हैं, मगर अमीरों की दौलत वहां भी दिलचस्पियों के सामान पैदा कर लेती है। मिर्जा जी भी मेहता की जड़ता पर हंसे। जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ। आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूँ, मगर यह हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं है।
इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है, मगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। अस्मत् सतीत्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते, ना कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वह दौलत के पंजे से छूट गए हैं, और आजकल उनकी हालत आप देखें तो आपको दया आएगी। और मैं क्या हिमाकत करूँगा, जिसे अपनी किताबें और विद्यालय से छुट्टी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सुखी हमदर्दी ही तो कर सकता हूँ। हिमायत की है मिस मालती ने कि खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी की कितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझ तक अब तक तजर्बा न हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिलाइए, फूले न समाइएगा। इस वक्त उन्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह हमदर्दी है। मिर्जा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा। आपके साथ जहन्नुम में जाने में भी मुझे उर्ज नहीं, मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी। बड़ी गर्म खबर थी। मेहता ने झेपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूं, देखिए कब वरदान मिले। अजी, वह तो आप पर मरती थी। मुझे भी यही वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान में जा बैठी है। उस ऊंचाई तक तो मैं क्या पहुंचूंगा। आरजू मिन्नत कर रहा हूं कि नीचे आ जाए। आजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं। यह कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसे और उठ खड़े हुए। मिर्जा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी? अब की आपको तकलीफ करनी पड़ेगी। खन्ना के पास जाइएगा जरूर। जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेजी न थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हुए हो। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य गोदान पिछले भाग से आगे का भाग 32। धन्यवाद।